जरा सोचिए, अगर आपके हाथ एकदम स्याही और गंदगी से पूरी तरह सने हुए हैं और आप बिना एक सेकंड भी सोचे, बिना किसी से कोई इजाजत मांगे, अपने वो गंदे हाथ अपने सबसे करीबी इंसान के बिल्कुल साफ कपड़ों पर पोंछ दें। अरे बाप रे। अगर आज के समय में किसी सामान्य घर की बात करें, तो मतलब इस बात पर तो एक बहुत बड़ा झगड़ा ही हो जाएगा, बिल्कुल। या कम से कम इसे बदतमीजी तो माना ही जाएगा ना। हाँ हाँ, एकदम। लोग कहेंगे कि भाई ये क्या तरीका है, मैनर्स नाम की कोई चीज होती है या नहीं। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आज हम जिस कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं, वहां ये दृश्य किसी विवाद का नहीं, बल्कि प्रेम और अधिकार का प्रतीक है। मतलब एक ऐसी चरम आत्मीयता जहां औपचारिकता की कोई दीवार ही नहीं बचती। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। क्योंकि जब हम इंसानी रिश्तों की परतों को खोलते हैं ना, तो सबसे गहरी बातें अक्सर उन हरकतों में ही छिपी होती हैं जो बाहर से देखने पर बिल्कुल अजीब या अतार्किक लगती हैं। हाँ। और यही कारण है कि साहित्य हमें समाज को समझने का सबसे बेहतरीन नजरिया देता है। क्योंकि साहित्य इन्हीं छोटी छोटी अजीब हरकतों के पीछे के मनोविज्ञान को पकड़ता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार एक ऐसा ही बहुत शक्तिशाली स्रोत है। हम सुनो कहानी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध जो एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता, उसके भाग 4 के एक विशेष अंश का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये कोई मामूली हिस्सा नहीं है। हाँ हाँ, हम सिर्फ पन्ने नहीं पलटेंगे आज, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे एक ही घर की चारदीवारी के भीतर पुरानी और नई विचारधाराओं का एक खामोश भूकंप चल रहा है। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ असीम आत्मीयता है, तो दूसरी तरफ समाज के बिल्कुल सख्त नियम है। तो चलिए इस घर का दरवाजा खोलते हैं और उस भावनात्मक नींव से शुरुआत करते हैं जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है, यानी चंदर और सुधा का रिश्ता। तो इस रिश्ते की गतिशीलता को समझने के लिए ना, हमें उस सुबह के दृश्य को बहुत बारीकी से देखना जरूरी है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी सुबह से होती है जो देखने में एकदम सामान्य है। चंदर सुबह 7 बजे उठता है, नहाता धोता है और अपनी साइकिल दौड़ाते हुए ठीक 8 बजे डॉक्टर शुक्ल के घर पहुंच जाता है। हाँ, वो भागदौड़ वाली सुबह। बिल्कुल। उसे डॉक्टर शुक्ल के भाषण या निबंध की कॉपी पहुंचानी है। ये उसकी भागदौड़ वाली दिनचर्या का एक हिस्सा है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, उस दृश्य में एक बहुत ही सिनेमाई ठहराव आ जाता है। और वो ठहराव सुधा के रूप में सामने आता है। स्रोत में जो विवरण दिया गया है ना, वो सीधा आंखों के सामने एक पूरी तस्वीर खींच देता है। मतलब धूप फैल चुकी है और सुधा उस धूप में बैठकर क्रोशिया बुन रही है। उसने नारंगी और काली तिरछी धारी की धोती पहनी हुई है और उसके सुनहरे बाल हल्की हवा में लहरा रहे हैं। हाँ, एकदम। चंदर के उस भागदौड़ के ठीक सामने सुधा का ये शांत ठहरा हुआ चित्र एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट पैदा करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस बाहरी ठहराव के भीतर एक बहुत गहरा भावनात्मक उबाल चल रहा है। मतलब सुधा चंदर को देखकर कोई सामान्य अभिवादन नहीं करती। नमस्ते या गुड मॉर्निंग जैसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। वो बस अपने काम में ही लगी रहती है। और जब चंदर पूछता है कि डॉक्टर शुक्ल कहाँ हैं, तो उसका रूखा सा जवाब आता है कि हमें क्या मालूम। इसके बाद जब चंदर थोड़ा अधिकार जताते हुए उसे डांटता है, तो सुधा का पूरा बांध ही टूट जाता है। वो रोने लगती है। और उसके रोने की वजह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो रो रही है क्योंकि उस पर बिना पूछे कहीं जाने या यहाँ तक कि पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। उसे लगातार ये उपदेश पिलाए जा रहे हैं कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे यहाँ ये लगता है कि ये सिर्फ एक पाबंदी की शिकायत नहीं है, ये उस दौर की एक युवा लड़की की गहरी हताशा है, जो ये महसूस कर रही है कि समाज उसके बौद्धिक विकास की एक सीमा तय कर रहा है और वो अपना ये गुस्सा, अपनी ये हताशा सिर्फ और सिर्फ चंदर पर निकाल सकती है। ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। आप देखिए, सुधा चंदर के सामने इसलिए नहीं रो रही है क्योंकि चंदर ने वो नियम बनाए हैं। हाँ, नियम तो घर के बड़ों ने बनाए हैं। बिल्कुल। वो इसलिए रो रही है क्योंकि चंदर ही वो इकलौता इंसान है जिस पर उसका पूरा अधिकार है। ये उसका एक सेफ स्पेस है और चंदर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। वो सिर्फ एक भावुक प्रेमी की तरह उसे चुप नहीं कराता, बल्कि एक व्यवहारिक इंसान की तरह समाधान निकालता है। वो वादा करता है कि वो उसे दोपहर को बुला लेगा। हाँ, और बातों बातों में वो ये भी कहता है कि वो बिसरिया को सुधा को पढ़ाने के लिए कहेगा, क्योंकि बिसरिया को पैसों की जरूरत भी है। ये हिस्सा मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। चंदर यहाँ सिर्फ सांत्वना नहीं दे रहा है,
वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है। सुधा की पढ़ाई का इंतजाम भी कर रहा है और अपने एक दोस्त की आर्थिक मदद का रास्ता भी निकाल रहा है। सही बात है। लेकिन इस व्यवहारिक बातचीत के ठीक बाद वो दृश्य आता है जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में किया था। सुधा अपने आंचल में छिपाकर 2 नान खटाई लाती है। चंदर कहता है कि उसके हाथ में तो स्याही लगी है, वो खुद नहीं खाएगा। और फिर वो पानी में हाथ डुबोता है और बिना किसी झिझक के अपने स्याही वाले गीले हाथ सुधा के कपड़ों पर, उसके आंचल पर पोंछ देता है। सुधा बस इतना कहती है कि तुम मेरी धोती में घी स्याही सब लगाए रहते हो। ये जो विवरण है ना, ये साहित्य में आत्मीयता को स्थापित करने का एक मास्टर क्लास है। अब देखिए, यहाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या हम बहुत करीब हैं जैसा कोई भारी भरकम फिल्मी संवाद नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक शारीरिक हरकत है। स्याही लगे हाथ किसी के बिल्कुल साफ कपड़ों पर पहुंचना एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसे कमाना पड़ता है। ये दिखाता है कि उनके बीच मेरी निजता या तुम्हारी निजता जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के रिश्तों में हम बाउंड्रीज की बहुत बात करते हैं। अरे बहुत ज्यादा। हमें सिखाया जाता है कि हर रिश्ते में एक दायरा होना चाहिए, लेकिन चंदर और सुधा का ये रिश्ता हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चरम आत्मीयता वास्तव में वही नहीं है जहां सारी बाउंड्रीज पिघल जाती हैं, जहां औपचारिकता की कोई जगह ही ना बचे। बिल्कुल। और ये जो निश्चल बिना किसी सीमा वाली आत्मीयता है ना, ये और भी ज्यादा चकित करने वाली तब लगती है जब हम ये देखते हैं कि ये सब किस छत के नीचे हो रहा है। हाँ, वो घर का माहौल। जिस घर के आंगन में इतनी बेझिझक आजादी है, उसी घर के मुखिया यानी डॉक्टर शुक्ल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से नियमों, दायरों और सीमाओं में बंधे हुए हैं। उनके चरित्र की जटिलता को समझे बिना हम इस कहानी का असली तनाव नहीं समझ सकते। तो चलिए उस घर के आर्किटेक्ट डॉक्टर शुक्ल की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि चंदर और सुधा के बीच की ये पूरी दुनिया उन्हीं के बनाई हुई दुनिया के भीतर सांस ले रही है। स्रोत में उनका जो विवरण दिया गया वो बहुत रौबदार है। एक गोरे स्थूल शरीर वाले व्यक्ति जिनका स्वभाव बहुत ही गंभीर है। यह भी बताया गया है कि उम्र के साथ वे विनम्र होते जा रहे हैं, लेकिन लोगों से उनका मिलना जुलना बहुत सीमित है। बाहरी स्वरूप से ज्यादा दिलचस्प उनका मानसिक और वैचारिक स्वरूप है। डॉक्टर शुक्ल का चरित्र विरोधाभासों यानी कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है, और ये विरोधाभास कोई छोटे मोटे नहीं है, वो उनके जीवन के हर हिस्से में रचे बसे हैं। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। स्रोत के अनुसार जब डॉक्टर शुक्ल बाहर पार्टियों में जाते हैं तो उन्हें ईसाइयों और मुसलमानों के साथ एक ही मेज पर खाने पीने में कोई परहेज नहीं होता। हाँ, वो बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हैं। वे बिल्कुल एक आधुनिक पढ़े लिखे इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपने घर की दहलीज पार करते हैं सब कुछ बदल जाता है। घर में वे रेशमी धोती पहनते हैं और बाकायदा चौके में यानी रसोई के भीतर ही बैठकर कच्चा खाना खाते हैं। एक आधुनिक पाठक के तौर पर मुझे तो ये सीधा सीधा पाखंड लग रहा है। बाहर कुछ और, अंदर कुछ और। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? इसे पाखंड क्यों ना कहा जाए? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। मतलब आज की नजर से देखने पर ये हिपोक्रेसी ही लगती है, लेकिन अगर हम उस दौर के मनोविज्ञान और एक संक्रमणकालीन समाज यानी ट्रांजिशनल सोसाइटी की गतिशीलता को समझें तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये पाखंड नहीं है? डॉक्टर शुक्ल कोई जानबूझकर पाखंड करने वाले इंसान नहीं है। वे दरअसल उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो 2 युगों के बीच फंसी हुई है। 2 युगों के बीच फंसी हुई मतलब थोड़ा और समझाइए। देखिए, उनका जो बौद्धिक विकास हुआ है, जो पश्चिमी शिक्षा उन्होंने पाई है, वो उन्हें बताती है कि छुआछूत या धर्म के आधार पर भेदभाव तार्किक नहीं है। इसलिए जब वे बाहर के सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो उनका बौद्धिक दिमाग काम करता है और वे सबके साथ खाते पीते हैं। लेकिन जो उनकी जड़ें हैं, उनकी जो बचपन की कंडीशनिंग है, वो इतनी गहरी है कि व्यक्तिगत जीवन में अपने घर के भीतर वे उन पुरानी परंपराओं से आज़ाद नहीं हो पाते। ये पाखंड नहीं है, ये दरअसल कंपार्टमेंटलाइजेशन है। उन्होंने अपने दिमाग के 2 अलग-अलग हिस्से बना लिए हैं। अरे वाह, ये बात उनके धार्मिक और सामाजिक विचारों में भी बहुत साफ दिखाई देती है। एक तरफ तो वे सरकार को ये एकदम क्रांतिकारी सलाह दे रहे हैं कि साधु सन्यासियों से जबरदस्ती काम करवाया जाना चाहिए और मंदिरों की संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। हाँ, जो कि एक बहुत ही रेडिकल विचार है। ये तो एकदम वामपंथी या समाजवादी विचार लगता है। लेकिन दूसरी तरफ उनका व्यक्तिगत जीवन देखे, वे खुद रोज सुबह 1 घंटे तक नियम से पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, जातियों को लेकर भी उनका यही अंतर्विरोध सामने आता है। वे सैद्धांतिक रूप से जात पात के पक्के हामी हैं, मतलब उसका पूरी तरह समर्थन करते हैं।
लेकिन एक शिक्षक के रूप में उन्होंने कभी अपने ब्राह्मण, बनिया या खत्री छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही इंसान के भीतर आधुनिक ज्ञान और सदियों पुरानी परंपराएं एक साथ बिना टकराए शांति से सह अस्तित्व यानी कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। उनका दिमाग आधुनिक हो चुका है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी परंपराओं के खूंटे से बंधी है। ये नजरिया वाकई बहुत अलग है। इसका मतलब है कि हम इंसानों को सिर्फ काले और सफेद खांचों में नहीं बांट सकते। ये इंसान के भीतर चल रहा दो अलग अलग समय का संघर्ष है। एकदम सही। अब अगर डॉक्टर शुक्ल अतीत और वर्तमान के बीच के संघर्ष का प्रतीक हैं, तो इसी घर में मौजूद एक दूसरी ऊर्जा है जो भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है, और वो है चंदर। चंदर का चरित्र इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा हिस्सा है। वो युवा पीढ़ी है, लेकिन उसका संघर्ष सड़कों पर नारे लगाने वाला या सतीही नहीं है। वो बहुत गहराई में जाकर काम कर रहा है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों जैसे बलिया, आजमगढ़, बस्ती और बनारस में शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी का ग्राफ बनाने में जुटा हुआ है। शिशु मृत्यु दर का ग्राफ। उस बार में जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में आज के किसी जुनूनी डेटा साइंटिस्ट की छवि उभरी। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। आज के डेटा साइंटिस्ट अक्सर कंपनियों के मुनाफे, क्लिक्स या विज्ञापनों के लिए डेटा में पैटर्न ढूंढते हैं। सही बात है। लेकिन चंदर एक ऐसा डेटा साइंटिस्ट है जिसके सीने में एक संत या कवि का दिल धड़कता है। वो किसी मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहा। ये तुलना बहुत सटीक है। चंदर का इस काम में डूबना कोई साधारण बात नहीं है। जब वो काम करता है तो उसे दुनिया की, अपने तन बदन की और खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती। वो किसी भूत की तरह उसमें मग्न हो जाता है। जब वो कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता है या बिना इलाज के मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता है, तो वो उन आंकड़ों में सिर्फ नंबर नहीं देखता, वो उन मौतों का दर्द महसूस करता है। उसे ऐसा संतोष मिलता है जैसे कोई पुजारी अपने देवता की पूजा कर रहा हो। और यही बात उसकी देशभक्ति को भी उस दौर के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाती है। वो उस समय के जो सर्टिफाइड देशभक्त होते थे ना, उनके सांचे में फिट नहीं बैठता। वो खादी नहीं पहनता, वो कांग्रेस का सदस्य नहीं है और वो कभी जेल नहीं गया। हाँ, जो कि उस वक्त देशभक्ति का मानक हुआ करता था। बिल्कुल। लेकिन उसका देश प्रेम इतना गहरा है कि जब वो इतिहास की किताबों में पढ़ता है कि कैसे अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक भारत के गरीब और अमीर को अमानवीय तरीके से लूटा था, तो वो भावुक होकर रो पड़ता है। यहाँ चंदर की वैचारिक स्पष्टता को समझना बहुत जरूरी है। वो उन बाहरी प्रतीकों को पूरी तरह खारिज कर रहा है जो देशभक्ति का महज दिखावा बन गए थे। वो असली समस्या की जड़ तक जाना चाहता है, और यही कारण है कि वो छात्र राजनीति से भी सख्त नफरत करता है। वो छात्र राजनीति से पूरी तरह दूर रहता है क्योंकि उसने अपने ही दोस्तों को राजनीति में जाते देखा है। हाँ, वो कहता है ना कि राजनीति इंसान को बदल देती है। उसका स्पष्ट मानना है कि राजनीति में जाकर आदमी एक भूखा और खूंखार जानवर बन जाता है। वो शोहरत तो पा लेता है, लेकिन अपनी इंसानियत और संवेदना पूरी तरह खो बैठता है। और शायद राजनीति और बाहरी बदलावों से इसी निराशा के कारण चंदर की वो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा जन्म लेती है जिसने मुझे इस पूरे स्रोत में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। वो कौन सी बात? चंदर का ये मानना है कि सिर्फ अर्थशास्त्र के नियम बदल देने से या केवल आर्थिक ढांचा बदल देने से समाज का कोई वास्तविक भला नहीं होने वाला। ये इस पूरे अंश का सबसे दार्शनिक और प्रासंगिक विचार है। चंद्र की यह गहरी मान्यता है कि आप व्यवस्था को कितना भी सुधार लें, लेकिन जब तक इंसान के व्यक्तिगत चरित्र का, उसकी आत्मा का सुधार नहीं होगा, तब तक कोई भी बदलाव अधूरा ही रहेगा। स्रोत में उसकी एक लाइन है जो बहुत गहरी चोट करती है। चंदर कहता है कि अगर हमने एक वैभवशाली समाज बना भी लिया, लेकिन वो बुरे और अस्वस्थ मानसिकता वाले लोगों से भरा है, तो वो समाज वैसा ही होगा जैसे एक खूबसूरत सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। उफ, इस रूपक की गहराई को महसूस कीजिए। यह सिर्फ उस समय के भारत की बात नहीं है, ये मानव स्वभाव का एक सार्वभौमिक सच है। बिल्कुल। चंदर ये कह रहा है कि आप बाहरी क्रांति करके सिस्टम तो बदल देंगे, इमारत तो नई खड़ी कर देंगे, लेकिन अगर उस इमारत में रहने वाले लोगों की नीयत, उनका लालच और उनका स्वार्थ वही पुराना रहा, तो उस नई इमारत का क्या फायदा? वो तो फिर राक्षसों का ही घर होगा। हाँ, वो सिर्फ राक्षसों के रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगी। व्यवस्था बदलने से पहले इंसान को अंदर से बदलना जरूरी है। यही कारण है कि वो बाहरी राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने के बजाय अपने काम में बेहद ईमानदार रहता है। अब यहाँ आकर स्थिति बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे सामने दो बहुत ही मजबूत लेकिन एकदम विपरीत विचारधाराएं हैं। एक तरफ डॉक्टर शुक्ल हैं जो परंपरा, समाज के बनाए नियमों और इसकी स्थिरता में गहरा विश्वास रखते हैं।
और दूसरी तरफ चंदर है, जो व्यक्ति की आज़ादी, आंतरिक चेतना और पुरानी व्यवस्था के खोखलेपन पर सवाल उठा रहा है। जब ये दो पीढ़ियां एक ही छत के नीचे मौजूद हैं, तो किसी बड़े विषय पर इनका टकराना तो तय ही है। और ये वैचारिक टकराव तब पूरी तरह से सामने आता है जब वे दोनों जाति व्यवस्था और विवाह जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हाँ, वो बहुत ही इंटेंस सीन है। ये बातचीत इस पूरे अंश का वैचारिक क्लाइमैक्स है। डॉक्टर शुक्ल चंदर के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि वे भारत की जाति व्यवस्था का एक वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण करके एक किताब लिखना चाहते हैं। वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, यहाँ मुझे फिर से डॉक्टर शुक्ल की बातों में एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। उनका तर्क है कि अगर जाति व्यवस्था इतने सालों से हिंदुस्तान में कायम है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत सशक्त है और इसमें कुछ बहुत ही जरूरी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। हाँ, ये उनका मूल तर्क है। लेकिन जिस तरह से वे विवाह के बारे में बात करते हैं, उससे उनका असली नजरिया सामने आ जाता है। हाँ, विवाह को लेकर डॉक्टर शुक्ल के विचार बहुत ही स्पष्ट और रूढ़िवादी हैं। उनका मानना है कि अलग-अलग जातियों के बीच विवाह, जिन्हें हम प्रेम विवाह या लव मैरिज कहते हैं, हमेशा असफल होते हैं। और वो इसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं ना? वे बाकायदा एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए एक बनिया परिवार की लड़की है जिसकी प्रवृत्तियां व्यापारिक होती हैं, और एक ब्राह्मण लड़का है जिसकी वृत्ति अध्ययन या पढ़ाई लिखाई की होती है। इन दोनों के बीच कभी मानसिक संतुलन नहीं बन सकता। उनके हिसाब से विवाह दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का मिलन है। इसलिए इसे हमेशा एक सामाजिक दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। मतलब क्या डॉक्टर शुक्ल वास्तव में कोई वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, या वे सिर्फ अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच और ढहती हुई जाति व्यवस्था को बचाने के लिए विज्ञान का चोला ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत ही तीखा सवाल है, क्योंकि जब एक विद्वान व्यक्ति पहले से ही ये निष्कर्ष मानकर बैठा है कि लव मैरिज असफल होती है, तो फिर उसमें वैज्ञानिक निष्पक्षता या ऑब्जेक्टिविटी कहाँ रह गई? ये तो बस अपनी मान्यताओं को सही साबित करने की एक कोशिश लग रही है मुझे। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। डॉक्टर शुक्ल शायद ये देख रहे हैं कि जिस समाज को वे जानते थे वो तेजी से बदल रहा है। हाँ, समाज तो बदल रहा था उस वक्त। और अक्सर जब पुरानी पीढ़ी अपनी व्यवस्था को ढहते हुए देखती है, तो वो उसे बचाने के लिए तर्क और विज्ञान का सहारा लेने लगती है। लेकिन चंदर इस बात को तुरंत पकड़ लेता है और एक बहुत ही कड़ा पलटवार करता है। चंदर का जवाब क्या होता है उस वक्त? चंदर इस पूरी जाति व्यवस्था को एक ऐसा ढांचा मानता है जो आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रहा है। उसका तर्क बहुत सीधा और व्यक्ति केंद्रित है। वो पूछता है कि विवाह को सिर्फ समाज की नजर से ही क्यों देखा जाए, इसे व्यक्ति के नजरिए से क्यों ना देखा जाए। बहुत ही तार्किक बात है। चंदर का कहना है कि अगर दो विभिन्न जातियों के लड़के और लड़की अपना मानसिक संतुलन ज्यादा अच्छी तरह बना सकते हैं, तो महज समाज की एक पुरानी और मरती हुई व्यवस्था को कायम रखने के लिए उन व्यक्तियों के जीवन को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। ये जो पूरी बहस है, ये वास्तव में क्लासिक समाज बनाम व्यक्ति का द्वंद्व है। डॉक्टर शुक्ल की नजर में समाज का ढांचा और उसकी स्थिरता सर्वोपरि है। वे मानते हैं कि समाज सदियों के अनुभव से नियम बनाता है। दूसरी तरफ चंदर के लिए व्यक्ति की आजादी, उसका प्रेम और उसकी मानसिक शांति सबसे ऊपर है। चंदर के लिए वो समाज बिल्कुल व्यर्थ है जो इंसान की व्यक्तिगत खुशी की बलि मांगता है। बिल्कुल। और इस बहस का कोई आसान अंत नहीं है, लेकिन इस भारी भरकम वैचारिक टकराव के तुरंत बाद जो होता है वो मानवीय व्यवहार का एक बहुत ही शानदार अवलोकन है। हाँ, वो अचानक से जो टोन बदलती है। इतनी तीखी बहस के बाद डॉक्टर शुक्ल अचानक एक बिल्कुल सामान्य बॉस या अभिभावक की तरह चंदर को निर्देश देने लगते हैं। हाँ, वे एकदम से विषय बदलते हुए कहते हैं कि अगले रविवार उन्हें कार से लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, जिसका इंतजाम चंदर को देखना है। और साथ ही ये भी बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु पर एक निबंध के लिए पुरस्कार घोषित किया है, जिसके लिए चंदर को लिखना है। ये जो अचानक आया बदलाव है ना, ये हमें बताता है कि असल जीवन कैसे काम करता है। हमारे बीच वैचारिक मतभेद कितने भी गहरे क्यों ना हो, जिंदगी अपनी सामान्य गति से चलती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर शुक्ला और चंदर भले ही जाति और विवाह के मुद्दे पर एक दूसरे के धुर विरोधी हों, लेकिन उनके बीच एक गुरु और शिष्य का या एक पिता और पुत्र जैसा सम्मान और पेशेवर रिश्ता भी है। ये रिश्ता उन मतभेदों के बावजूद कायम रहता है। रोजमर्रा के काम और आपसी निर्भरता उन वैचारिक दरारों को पाटने का काम करती है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही सुबह के चंद पलों और संवादों में हमने जीवन के इतने अलग अलग और गहरे रंग देख लिए। बिल्कुल।
हमने शुरुआत की थी एक बेहद मासूम और सीमाहीन आत्मीयता से, जहां एक प्रेमी के स्याही लगे हाथ दूसरे के साफ कपड़ों पर पोंछे जाते हैं। फिर हमने उसी घर के मुखिया के भीतर चल रहे 2 युगों के संघर्ष और उनके अंतर्विरोधों को देखा। हमने एक युवा के उस जुनून को देखा जो नंबरों में इंसानियत का दर्द तलाश रहा है, और अंत में हमने समाज और व्यक्ति के बीच की उस शाश्वत बहस को देखा जो आज तक हमारे ड्राइंग रूम्स में गूंज रही है। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये पूरे समाज का, पूरी मानव सभ्यता का एक छोटा सा मॉडल है। और यही अच्छे साहित्य की असली पहचान है। वो आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि वो आपको एक आईना दिखाता है जिसमें आप अपने समय और अपने समाज की उलझनों को साफ साफ देख सकते हैं। चंदर, सुधा और डॉक्टर शुक्ल की ये सवाल और ये जज्बात किसी एक कालखंड में बंधे हुए नहीं हैं। एकदम सही बात है। और इसीलिए इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं वापस चंदर के उस सबसे शक्तिशाली विचार की तरफ लौटना चाहूंगी। उस विचार को जरा आज के हमारे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखकर सोचिए। चंदर ने कहा था कि बिना इंसान के आंतरिक चरित्र को सुधारे एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था भी उस खूबसूरत सजाए गए महल जैसी होगी जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। बहुत ही गहरी बात है ये। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक और आर्थिक विकास ने हमारे बाहरी जीवन को अविश्वसनीय रूप से आरामदायक बना दिया है। हमने अपना बाहरी महल बहुत सुंदर, बहुत सुविधाजनक सजा लिया है। हमारे पास हर चीज का डेटा है और हर चीज के लिए ऐप है। बिल्कुल, बाहर से तो सब चमक रहा है। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम आज भी उसी कीड़े और राक्षसों वाले महल में तो नहीं रह रहे हैं? क्या हमारे भीतर का स्वार्थ, लालच और दूसरों के प्रति हमारी असंवेदनशीलता खत्म हो गई है? या वो सिर्फ नए और आधुनिक कपड़े पहनकर हमारे ही साथ इस शानदार महल में रह रही है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत अंदर तक झकझोर देता है। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको गहराई से सोचने की मांग करता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली क्रांति केवल सिस्टम को बदलने में नहीं, बल्कि स्वयं अपनी चेतना को बदलने में है। और जब तक वो बदलाव नहीं होता, हर सजा हुआ महल अंदर से खोखला ही रहेगा।